हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है लीनियर डिपेंडेंस। लीनियर डिपेंडेंस रैखिक अस्वतंत्र। मतलब अगर हमारे पास में v ऑफ f कोई एक वेक्टर स्पेस है। v ऑफ f आपको पता ही है, v ऑफ f हमने वेक्टर स्पेस पढ़ लिया है। सदिश समिष्टि क्या होता है, यदि वो हमारे पास में है, देन vectors of a finite subset S is equals to alpha 1, alpha 2 up to alpha n of V are linearly dependent। तो इसके जो वेक्टर्स है उन्हें हम लीनियरली डिपेंडेंट कहते हैं। कब कहते हैं? यदि S is said to be linearly dependent if there exist scalars a1, a2 up to an, not all of them some 0 such that a1 alpha 1 plus a2 alpha 2 plus up to an alpha n equals to 0। मतलब क्या हुआ, सिंपल से वर्ड्स में हम कहें कि अगर a1 a2 an ये सब की चीज़ें क्या हैं, फील्ड में है, ये क्या है, वेक्टर्स नहीं है, ये स्केलर्स हैं। ये स्केलर्स अगर ज़ीरो नहीं है, मतलब कुछ हो सकता है एक दो उसमें से ज़ीरो हो, लेकिन ये कम से कम उसमें से एक भी ज़ीरो नहीं है, तो हम उन्हें कहते हैं लीनियरली डिपेंडेंस। और लीनियर इंडिपेंडेंस कब कहेंगे? जब सबकी सब ज़ीरो हो, a1 a2 अप टू an ये सारे क्या हो, ज़ीरो हो, तो हम इसे कहते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंस, मतलब रैखिक स्वतंत्र। ये रैखिक स्वतंत्र कब कहलाते हैं? जब ये जो वेक्टर्स हैं इनके साथ में जो स्केलर एसोसिएट है a1 a2 अप टू an ये सारे क्या हो, ज़ीरो हो, तो ये कहलाते हैं लीनियर इंडिपेंडेंस। और अगर ये ज़ीरो ना हो तो इसे हम कहते हैं लीनियरली डिपेंडेंस। तो हमको कुछ क्वेश्चन दिया होगा और उसे चेक करना होगा कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है या लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो हम एक एग्जांपल से समझते हैं। इसकी दो मेथड होती है, मैं आपको दोनों मेथड समझाऊंगी। आप उसमें से कोई सा भी एक का यूज़ करके, जो आपको सिंपल सी लगे, जो मेथड आपको ईजी लगे, उसका यूज़ करके आप फाइंड कर सकते हैं कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है या लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, इसमें अल्फ़ा 1 की वैल्यू दी है, अल्फ़ा 1 की वैल्यू दी है 1 2 3, अल्फ़ा 2 की वैल्यू दी है 1 0 0, अल्फ़ा 3 दिया है 0 1 0 और अल्फ़ा 4 दिया है 0 0 1। ये आपको चार वेक्टर्स दिए हुए हैं। अब आपको ये फाइंड करना है कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है या लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, रैखिक स्वतंत्र है या रैखिक परतंत्र है, ये आपको फाइंड करना है। तो हमने सॉल्यूशन लिया। सबसे फर्स्ट तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास में चार वेक्टर्स है, चार सदिश है, तो हम इसकी करस्पॉन्डिंग चार स्केलर्स ले लेंगे, चार अदिश ले लेंगे। तो a1 a2 a3 a4 ये चार हमने क्या ले लिए, स्केलर्स ले लिए। अब क्योंकि ये स्केलर्स है तो ये कहाँ होंगे, फील्ड में होंगे। ये सब तो हम पिछले एग्जाम्पल्स में देख ही चुके हैं, थ्योरम्स में। तो ये हमने चार अल्फ़ा के करस्पॉन्डिंग चार a1 a2 a3 a4 ले लिए हैं। अब हमने लिया लेट a1 अल्फ़ा 1 प्लस a2 अल्फ़ा 2 प्लस a3 अल्फ़ा 3 प्लस a4 अल्फ़ा 4 इक्वल्स टू 0। ये हमारी डेफिनेशन से हो गया। चार क्यों लिए ये तो आपको समझ में आ ही गया, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, चार वेक्टर्स दिए हुए हैं, इसलिए हमने ये चार ले लिए। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 अल्फ़ा 4 की वैल्यू पुट कर देंगे। अल्फ़ा 1 की वैल्यू आई 1 2 3, ये हमने यहाँ रख दी। अल्फ़ा 2 की वैल्यू 1 0 0, ये पुट कर दी। अल्फ़ा 3 की वैल्यू पुट कर दी और अल्फ़ा 4 की वैल्यू पुट कर दी और इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 1। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो ये क्या है, 3 टपल है। 3 टपल मतलब ये 1 2 3 तीन दे रखे हैं हमें, 1 2 3, तो इसको हम क्या बोलते हैं, 3 टपल बोलते हैं। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट टपल में a1 प्लस a2 प्लस a3 0 हो गया और a4 भी 0 हो गया, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, a1 प्लस a2। समझ में आ गया ना? फर्स्ट में हमने क्या करा, फर्स्ट टपल वाली चीज़ लिख दी, a1 प्लस a2, यहाँ वाला a1 और यहाँ वाला a2, और a3 0 हो गया और a4 0 हो गया, तो इसको हमने छोड़ दिया। फिर हम क्या करेंगे, सेकंड टपल लेंगे। सेकंड टपल में हमारे पास में क्या है, यहाँ पे 2a1 a2 0 है प्लस a3, तो ये देखो यहाँ पे लिख दिया हमने 2a1 प्लस a3। फिर थर्ड टपल पे जाएंगे। थर्ड टपल में हमारे पास में क्या है, 3a1 a2 भी 0 है, a3 भी 0 है और a4 क्या है 1, तो यहाँ पे हमने लिख लिया 3a1 प्लस a4। ठीक है, समझ में आ गई ये तीनों इक्वेशन कैसे करी। तो इस तरह हमारी क्या बन गई, ये तीनों इक्वेशन बन गई। अब हमें क्या करना है,
बस ये A1 A2 A3 A4 की वैल्यू फाइंड करना है। ये वैल्यू हमारी फाइंड हो जाएगी तो हम पता लगा लेंगे कि ये ज़ीरो आ रहे हैं या नॉन ज़ीरो आ रहे हैं। अगर ये ज़ीरो आ गए तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंस हो जाएंगे, और अगर नॉन ज़ीरो आ गए तो लीनियरली डिपेंडेंस हो जाएंगे। तो देखते हैं हम इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। तो देखो, इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने क्या करा, ये जो हमारे पास में इक्वेशंस थी उससे हमने ये रिलेशन बना लिए है ना, प्रीवियस जो इक्वेशन हमने ली थी उससे ये रिलेशन बना लिए, और हमने पुट करा, हमने सपोज करा A1 इक्वल्स टू 1। तो अगर A1 हमने 1 लिया तो A2 की वैल्यू क्या आ गई, -1, A3 की वैल्यू क्या आ गई, -2A1, और A4 की वैल्यू क्या आ गई, -3 आ गई। अब ये चारों इक्वेशन क्या कर रही है, मतलब चारों वैल्यूज A1 A2 A3 A4, ये वैल्यूज़ उन तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये सब क्या आ गई, नॉन ज़ीरो आ गई, और नॉन ज़ीरो आती है इसका मतलब क्या होता है कि ये क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। लेकिन ये मेथड हम हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तो क्या थे, छोटे छोटे नंबर्स थे तो आपने सॉल्व कर लिया और A1 A2 की वैल्यू निकाल ली। लेकिन कई बार क्या होता है, बहुत बड़े बड़े नंबर्स होते हैं, जैसे इसमें आधी चीज़ें तो ज़ीरो थी तो आपकी इक्वेशन इजीली सॉल्व हो गई। अगर कुछ भी ज़ीरो नहीं आता, बड़े बड़े नंबर्स आते तो आप इसको सॉल्व नहीं कर पाते। तो इसके लिए सेकंड मेथड होती है मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड के लिए हम क्या करते हैं, रैंक फाइंड करते हैं। अब रैंक फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, रैंक फाइंड करना वैसे आपको आता है लेकिन मैं फिर से बता देती हूँ। जैसे हमारे पास में है 3x3 का मैट्रिक्स, तो हम उसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे हमको वही 3 टपल का दिया हुआ है ना, ये 3 टपल्स की 3 दिए हुए हैं जो कि V3R में, यहाँ 3 का मतलब क्या है, n टपल्स जो हमने पढ़े थे, तो यहाँ 3 टपल है। तो ये 3 अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 वेक्टर है, तो इसके करस्पॉन्डिंग हम क्या ले लेंगे, 3 स्केलर ले लेंगे, A1 A2 A3। तो यहाँ पे हम वही लिखेंगे A1 अल्फ़ा 1 प्लस A2 अल्फ़ा 2 प्लस A3 अल्फ़ा 3 इक्वल्स टू 0। और जैसा हमने पहले वाले क्वेश्चन में करा था वैसे यहाँ तक तो इसको वैसे ही सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अल्फ़ा 1 की वैल्यू पुट करेंगे, अल्फ़ा 2 की वैल्यू पुट करेंगे और अल्फ़ा 3 की वैल्यू पुट करेंगे। इस तरह हमने अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 इन तीनों की वैल्यू पुट कर दी, और यहाँ पे हम फर्स्ट टपल वाली चीज़ लिख लेंगे 2A1 माइनस A2 प्लस A3। फिर सेकंड टपल पे जाएंगे, सेकंड टपल में हमारे पास में क्या है, 3A, सेकंड टपल में ये 3A1 प्लस 4A2 प्लस 18A3। फिर थर्ड टपल पे जाएंगे, तो थर्ड टपल में फिर हमारे पास में क्या होगा, -A1 -2A2 और -4A3। ये वाली चीज़ हमने यहाँ पे लिख ली, और इक्वल्स टू में क्या है, 0, और ये 0 भी क्या है, वेक्टर है, तो इस 0 को हम लिख सकते हैं 0,0,0, क्योंकि ये 3 टपल है तो इसको हमने 0,0,0 के फॉर्म में लिख लिया। और फिर इसको इक्वेट करेंगे तो हमारे पास में ये तीनों इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, यहाँ तक की मेथड तो सेम वही थी जो हमने फर्स्ट मेथड में करी थी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका मैट्रिक्स बनाएंगे। तो मैट्रिक्स क्या बनेगा, 3x3 का बनेगा, क्योंकि इक्वेशन क्या है हमारे पास में 3 है। तो ये हमने A1 वाली चीज़ को इस वाले फर्स्ट कॉलम में लिख लिया, A2 के कोफिशिएंट को सेकंड कॉलम में लिख लिया, और A3 के कोफिशिएंट को थर्ड कॉलम में लिख लिया। इस तरह हमारे पास में बन गया एक मैट्रिक्स। अब हम क्या करते हैं, रैंक फाइंड करने के लिए इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो इसको डिटर्मिनेंट तो आपको सॉल्व करते आता ही है, इस डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व करेंगे और इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। फिर से मैं बता देती हूँ, वैसे तो आई होप सबको अच्छे से आता ही होगा डिटर्मिनेंट सॉल्व करना, पर डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट हमने 2 से सॉल्व किया है तो हमने 2 को बाहर लिखेंगे और ये वाली रो और ये वाले कॉलम को हाइड कर देंगे। तो हमारे पास में क्या बचा, 4 मल्टीप्लाई -4, तो यहाँ हमारे पास में आ गया -16। फिर माइनस का साइन लगता है और 18 2 जा 36, माइनस प्लस 36 हो जाएगा। फिर हम इसको सॉल्व करेंगे -1 के करस्पॉन्डिंग, तो यहाँ पे माइनस का साइन लगता है तो माइनस क्या हो जाएगा, +1। हम इस वाली रो और इस वाले कॉलम को हाइड कर देंगे तो हमारे पास में क्या बचा, 3 × -4, तो हमारे पास आ गया -12। फिर 18 1 जा -18 और माइनस +18। फिर हम थर्ड इसको सॉल्व करेंगे 1 के करस्पॉन्डिंग, तो यहाँ लिखेंगे +1, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × -2 -6 +4, और इस तरह इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में जो वैल्यू आ गई वो वैल्यू क्या आई,
44, ये जो 44 है वो नॉट इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। अब अगर कोई वैल्यू, डिटर्मिनेंट की कोई वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0 आती है तो इसका मतलब रैंक ऑफ ए क्या हो गई, 3 हो गई, क्योंकि ये 3/3 का है ना, इसलिए ये 3 हो गई। अगर ये 4/4 का होता तो रैंक क्या हो जाती, 4 हो जाती। तो अभी हमारी रैंक क्या हो गई, 3 हो गई। अब हमने देखो यहाँ पे देखा था कि यदि रैंक इक्वल्स टू 3 हो जाती है तो ये क्या हो जाते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। तो इस तरह हमारे पास में क्या आ गई, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट आ गए। लेकिन अगर इसकी रैंक, मतलब अगर ये इक्वल्स टू 0 आ जाता, ये जो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू इक्वल्स टू 0 आ जाती, तो क्या हो जाती, रैंक ऑफ ए इज लेस देन 3 हो जाता। और रैंक ऑफ ए इज लेस देन 3 हो जाता, इसका मतलब क्या हो जाता, वो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाते हैं। मतलब समझ में आ गया। अगर ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0 है तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, और अगर इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू इक्वल्स टू 0 आ गई तो ये क्या हो जाएंगे, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे। इस तरह आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है और इसी पे बेस हम आगे भी क्वेश्चन करेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।